हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने देखा, आज की जो हमारी क्लास है वो आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है आपका, जो कि अभी 14 नवंबर से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, उस एग्जाम के लिए आज की ये क्लास है रहने वाली है। आज से मैंने ये स्टार्ट किया है कि आपके जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पीछे के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको क्या देखनी है कि जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि इसका सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। इसमें आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि आपके पिछले जितने भी शिफ्ट में करवाए गए हैं वो नहीं करोगे, आपकी तैयारी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस पे बात कर लेती हूँ थोड़ी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें आप सभी को पता है कि सिलेबस में आपके जीके दिया हुआ है, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन कितने आने वाले, जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 ही नंबर के आने वाले हैं। दूसरा आपकी आएगी रीजनिंग। दूसरी आपकी आएगी रीजनिंग, जिसमें आपके क्वेश्चन हैं वो 25 रहने वाले हैं, 25 नंबर के। तीसरा आपका आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के। और तीसरा आपका पोर्शन रहने वाला है कंप्यूटर का। तीसरा पोर्शन किस चीज का रहने वाला है, कंप्यूटर का रहने वाला है। और इस कंप्यूटर के अंदर आपके कितने 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के। कंप्यूटर की बात करें तो वही आपके जैसे एमएस इसके फंडामेंटल्स आएंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस आएगा। एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और डब्ल्यू 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 के बारे में और वेब ब्राउजर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसकी तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। ये सारी चीजें हैं, आपको 90 मिनट मिलेंगे। उस 90 मिनट में आपको ये टोटल इतने क्वेश्चन हैं आपको करने हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद कैसे होने वाली है। अगर हम इसके ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो जो अभी हमारे 14 नवंबर से चलकर 15 दिसंबर तक जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, ये आपके पहले 2020 में ये आपका एग्जाम में हुआ था। तो 2020 में जितने भी शिफ्ट में आपके जो एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगी। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, हम तैयारी करने बैठ जाए तो हमारी तैयारी है वो 50% के लगभग ही होती है। और इन्हीं 50% के साथ अगर हम सारे की सारी शिफ्टों के एनालिसिस कर ले अच्छे से, तो यही हमारी 85 से 90 तक पहुंच जाती है। तो इसलिए इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, हर एक शिफ्ट के हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारी तैयारी और अच्छे से हो जाती है। इसमें करना क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चंस हमारे पीछे शिफ्ट में आई हैं वो और उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन है वो करने होते हैं, जिससे क्या है कि आगे आने वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले एग्जाम में हमारी बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, बहुत अच्छा स्कोर हमें कर पाते हैं। जैसे मैथ रीजनिंग हो गए, तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है ऐसे ही आएंगे, बस उनमें है वो जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। रीजनिंग में भी वैसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा उसमें है वो नंबर चेंज हो जाएंगे, या जो उसकी चीज है वो रहेगी सेम ही। इसलिए हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है कि ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर ले। ये अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये आपके देखिए कब हुआ था, 10 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2020 की वैकेंसी थी जो कि दिसंबर में इसमें एग्जाम हुए थे। तो चलिए, ये जो शाम वाली शिफ्ट थी उसका पेपर है, मैं सारी की सारी शिफ्टें आपको आसानी से अच्छे से करवाऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में आपकी जनरल नॉलेज और एक करंट अफेयर्स होते हैं, और इसके कितने 50 क्वेश्चन हैं हमें करेंगे। मैथ रीजनिंग और जो आपके कंप्यूटर है और जीके, चारों चीजें हैं हमें अच्छे से करनी है। मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीके के करवाऊंगी, प्लस में आपको जो 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं वो करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद अगर आपको रीजनिंग और मैथ में कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कर देना और उस क्वेश्चंस का नंबर डाल देना कि इसमें हमें दिक्कत है, ये आप सॉल्यूशन इसका बताओ। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो वहां से आप, जैसे मैं आपको जीके और कंप्यूटर के तो करवा ही दूंगी, उसके साथ आप रीजनिंग और आपके मैथ्स के क्वेश्चन है आप सोल्व कर लेना। किसी चीज में कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत या तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो, तो वो हम अगली वीडियो में या फिर अलग से मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी, या इनका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जो भी आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। अब ये क्वेश्चन है आपका करंट अप का। ये क्वेश्चन किस चीज का है? करंट का। तो इसमें बजट 2020-21 का पूछा है, तो हमें जो बजट हमारा अब का है, कौन सा बजट 2023-24, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप कि आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा गया, तो बजट हमें अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन आईडी, स्टेटस और चूजन ऑप्शन, तो ये जिस भी बच्चे का, जिस स्टूडेंट का ये कॉपी है, तो उस स्टूडेंट का ये जो उन्होंने ऑप्शन किया था वो है। राइट आंसर हमारा ये वाला है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि जब आप एग्जाम दे देते हो उससे महीने बाद आपके आंसर की जारी होती है, तो उसमें आपको खुद का जो पेपर होता है वो देखने का मौका मिलता है, तो उसको चाहे किसी प्रकार करते हैं कि यहाँ पे आपका जो किया हुआ होता है और यहाँ पे आंसर सही वाला दिखा रखा है। तो इन बच्चे ने, इसने है ये क्वेश्चन है वो गलत किया था, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 60 लाख था। ठीक है, जो ऑप्शन है वो 4 था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? तो ये कब हटाया गया था? ये 1956 में हटाया गया था। कब? 1956 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? अब इस क्वेश्चन से हम राइट आंसर की तो बात कर ही लेंगे, इसके साथ साथ आपको जो जो भी हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हैं वो सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ हमें प्रमुख दर्रे भी याद होने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन और इसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन सारे के सारे हमारे अच्छे से कवर हो जाए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है वो कौन सा है? दिफू दर्रा है। इसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनकी बात करें, तो एक तो आपका दिफू दर्रा होगा, इसके अलावा यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रा। इसके अलावा और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में पंगसो दर्रा। कौन सा? पंगसो दर्रा। इसके अलावा बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। बोमडिला। बोमडिला दर्रा, ये दर्रे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश की है। तो आपको दिफू दर्रा के साथ साथ यांग्या, पंगसो और बोमडिला, और कौन सा? बोमडिला भी आपको याद होने चाहिए। अगर हम बात करें, इसमें हमने देखा है सबसे पहले जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये आपके लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख का जो कारगिल है वहां पे ये दर्रा है वो पड़ता है, कारगिल में। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें, खारदुंग ला दर्रा। खारदुंग ला दर्रा की बात करें तो ये भी कहाँ है? लद्दाख के लेह में पड़ता है। लद्दाख के लेह में पड़ता है। अगला आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जो ऑप्शन होते हैं वो भी हमें देखने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है इनका, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी हमारे जो है आपके दर्रे और है, इसके अलावा वो भी हमें पढ़ लेने चाहिए। अब आपको ये पूछ लिया कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, आपने बता दिया दिफू दर्रा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो जैसे बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो ऐसे भी आपको याद करने हैं, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मैं और इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखवा देती हूँ, जैसे आपके सिक्किम के 2 दर्रे आते हैं, सिक्किम के, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन से दर्रे हो गए? एक तो जलेपला, जलेपला दर्रा, और दूसरा आपका कौन सा? आपका नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला। ये दोनों के दोनों सिक्किम के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आते हैं। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा? एक तो आपका रोहतांग, एक तो आपका रोहतांग दर्रा, इसके अलावा कौन सा? आपका सिपिकला दर्रा। सिपिका सिपिकला दर्रा। तो ये दोनों कौन से है? हिमाचल प्रदेश के हैं, ये याद रखना है। फिर आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के आपके दर्रे याद करें तो कौन सा होगा? एक तो माना दर्रा, एक इसके साथ आता है नीति दर्रा। माना के साथ साथ कौन सा आता है? नीति। माना दर्रा, नीति दर्रा, और एक लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, किसके है? उत्तराखंड के है। इसके अलावा एक आता है तुजू दर्रा, जो कहाँ का है? तुजू दर्रा है वो मणिपुर का है।
तुजुदरा मणिपुर का है। तो ये सारे जो मैंने आपको दर्रे लिखाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये भी याद करने हैं। यांग्या पंगसो बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के। जोजिला दर्रा खारदुंगला दर्रा दोनों लद्दाख के है, एक कारगिल में पड़ता है एक लेह में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का। जेलेपला और नाथुला सिक्किम का। रोहतांग सिपिकला दर्रा है दोनों हिमाचल प्रदेश के। तुजू दर्रा मणिपुर में। और उत्तराखंड के तीन है माना नीति और लिपुलेख। तो ये अब आपका क्वेश्चन है जाके कंप्लीट हुआ है। अब देखिए अब अगला जो क्वेश्चन आएगा दर्रे पर तो वो इन सभी में से आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये चीज है वो अच्छे से याद करनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? कौन से थे? हमारा राइट आंसर आता है ऑप्शन है फोर्थ, पुलकेशिन प्रथम है वो थे। कौन? पुलकेशिन प्रथम। अब जो हमारे जीके का जो पोर्शन है वो बहुत ही बड़ा है, इसको ऐसे याद करें तो याद होता भी नहीं है, लेकिन जब हम इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारे याद हो जाएगा। और आप चाहो तो अब तो चलो आपके एग्जाम का 15 दिन रही हैं, 10 से 15, और किसी का बाद में आता है तो 1 महीना भी मान के चलिए। तो आप जितने ज्यादा हो सके अब आपसे नोट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये तैयारी पहले की होती है कि अगर आप जैसे कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तो जो आपको नहीं आता उसे नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करते रहोगे ना, फिर आप देखोगे ना तो एक ही जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें कितने सारे क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। उनको देखकर आपको देखोगे कि हाँ इस शिफ्ट में क्वेश्चन मिला, 5वीं शिफ्ट में फिर मिलेगा, उससे फिर 11वीं शिफ्ट में फिर मिलेगा, तो आपके रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा इसमें चलता है। तो चलिए अब आप नोट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य है वो प्रदर्शित किए जाते हैं? इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य है उसमें भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। अब मणिपुर का पता है कि मणिपुरी जो नृत्य है वो कहाँ का है? मणिपुर का है, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अभी भारत में कितनी है? 9 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? 9। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है भरतनाट्य है, तो भरतनाट्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्य तमिलनाडु का है। भरतनाट्य के बारे में अगर आपको पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो वो कौन सा है? आपका भरतनाट्यम है। ये क्या है? सबसे पुराना भारतीय नृत्य, सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना। सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ है? तमिलनाडु का है, सबसे पुराना है। दूसरा ओडिसी आ गया, तो ओडिशा से पता चल गया ओडिशा। कथकली है वो कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी, इसके अलावा कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है ये आपके आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इनके अलावा भी कुछ नृत्य होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से? जैसे मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? ये आपके केरल का है। कहाँ का? केरल का, केरल का। एक नृत्य आता है फेमस, कौन सा? सत्रिय नृत्य, सत्रिय, तो वो कहाँ का है? असम का है। तो इस प्रकार आपको जो इंपॉर्टेंट और होते हैं वो भी याद करने चाहिए। तो आपको पता चल गया भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिय नृत्य। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? अब क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले ढूंढते हैं हरियाणा को। सबसे पहले कहाँ ढूंढते हैं? हरियाणा को, भी सबसे कम तो हरियाणा का ही है। ऑप्शन देखे तो हमें तो दिखा ही नहीं हरियाणा। तो फिर हम सोच में पड़ जाते अब क्या होगा? अब तो क्वेश्चन गलत होगा भी कि इसमें दिए ही नहीं है। पहले तो हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन नहीं दिया हरियाणा का। लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा है? हमें क्या चीज याद करनी चाहिए जब भी हम लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गई, साक्षरता हो गई, इनके जो मैक्सिमम हमसे पूछ लेना, मैक्सिमम हमें 1 से लेकर 4 राज्य पता होने चाहिए। मिनिमम पूछ ले तो भी हमें 1 से लेकर 4 पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, वो जो सबसे कम होता है वो नहीं पूछता, जो इन 4 में आते हैं वो पूछते हैं। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखे ना तो सबसे कम किसका है? उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम किसका है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जो है तो वो कितना है? इसकी बात करें तो इसका उत्तर प्रदेश का 912 है। लिंगानुपात कितना है? 912। अगर हम 2011 की बात करें तो पहले सबसे पहले देखते हैं भारत का लिंगानुपात।
भारत का लिंगानुपात, तो भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात है वो है 943, 943। अब हम बात करें सर्वाधिक। सबसे पहले कोई चीज याद करनी होती है ना, तो ऐसे करते हैं, जैसे लिंगानुपात की बात आ गई तो हम याद करेंगे भारत का लिंगानुपात 943 है। अब आते हैं हम सर्वाधिक पर। सर्वाधिक किसका है? केरल का है। सर्वाधिक किसका है? केरल का। फिर याद करते हैं केरल का कितना है? 1084 है। फिर बात आती है सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। और हरियाणा का कितना है? 889 है। 889 है। अब इसमें आपको आया है कि सबसे कम, तो मैं सबसे कम आपको 3 से 4 राज्य और लिखवा देती हूँ। जिससे कम हरियाणा है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद सिक्किम, बीच में जो यूटी आते हैं ना उसकी बात नहीं कर रही, राज्यों के हिसाब से कर रही हूँ। सबसे कम हरियाणा 889। उसके बाद सिक्किम का आता है, वो कितना आता है? सिक्किम का आता है 890। उसके बाद आता है आपका पंजाब का। उसके बाद किसका आता है? पंजाब का। और पंजाब का कितना है? 895। उसके बाद थोड़ा ज्यादा किसका आता है? आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का कितना है? ये है 912, जो कि अभी मैंने आपको लिखवाया था। तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं ना अच्छे से। तो आपने जब ये देखा तो आपने देखा कि हमने सबसे कम, अब आप जो लिंगानुपात पढ़े तो सर्वाधिक जो 4 राज्य है ना उनका भी पढ़ लेना। तो अब आपको इसमें क्या पूछा था? सबसे कम पूछा, हो सकता है सर्वाधिक पूछ ले, ऑप्शन में आपको केरल ना मिले, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आपको यूटी में पूछ लेना कि सबसे कम यूटी में किसका लिंगानुपात है, तो वो आपका दमन दीव। किसका है? दमन दीव, जिसका कितना है? आपको कितना है? 618। कितना है? 618। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक समूह, जो कि यूनेस्को का विरासत विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो लेटराइट में लौह ऑक्साइड यानी आयरन की किसकी होती है अधिकता? आयरन की होती है। और जो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है और इसकी अधिकता के कारण है, जो इसका रंग होता है वो लाल रंग का होता है। जो जंग लगा लोहा होता है ना उस टाइप का लाल रंग का होता है। और ये मृदा है वो अम्लीय होती है। तो ये चीजें भी आप इसके साथ है याद रखना कि ये अम्लीय होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि लेटेराइट मृदा में कौन सी फसलें होती है, या फिर कौन सी फसलों के लिए लेटेराइट मृदा है वो उपयोगी होती है। तो आपको याद रखना है, जैसे चाय हो गई, कहवा हो गई, तो इन फसलों के लिए लेटेराइट मृदा है वो उपयोगी होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? अब हमें इस क्वेश्चन को तो याद नहीं करना, लेकिन आप दो चीजें इस क्वेश्चन से समझ सकते हो। एक तो क्या, कि जो भी नई जिनकी नियुक्ति होती है, कोई सीईओ हो गया, कोई चीज का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, तो वो चीजें हमें याद होनी चाहिए करंट में। दूसरा, जो भी ये आपके बोर्ड होते हैं, जैसे भारतीय कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई हो गया, तो इसकी एक आप तो को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है वो याद होना चाहिए, और आपको इसका क्या याद होना चाहिए? इसकी जो स्थापना वर्ष है यानी इसका गठन है वो कब हुआ था, ये याद होना चाहिए। तो एक चीज से रिलेटेड हमको 3 चीजें याद होनी चाहिए। आप ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेबल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया? अब ये चीजें हमारे देखते हैं तो सिलेबस में कई बार ये चीजें छूट जाती है, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी सभी ये याद हो जाते हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो 2018 में। कब सूचीबद्ध किया गया था यूनेस्को के द्वारा? 2018 में। अच्छे से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा क्या आ गया? करंट का आ गया। तो आप ये भी नोट डाउन करना कि 50 में से कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके आज किसके आते हैं? करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का है, तो इसको हमें याद नहीं करना, लेकिन ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि किससे रिलेटेड है, तो उसी उसी हिसाब से आप करंट पढ़ना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर तो क्या है? ऑप्शन फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक है। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि अब जो करंट का, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी करंट का था,
इस करंट में एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो योजनाएं होती है वो भी हमें याद रखनी होती है, किस संगठन ने कौन सी योजना, जैसे इसने भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई ने कोई योजना लॉन्च की है, कोई योजना या फिर कोई आपका पोर्टल लॉन्च किया है, तो उन चीजों को भी हमें याद करना है जो कि करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है वो प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो अधिक उदार यानी आसानी से मिले तो वो क्या होता है? सुलभ ऋण होता है। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप ये चीज भी इससे देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो आपका टॉपिक कमजोर और आपको लगे कि इससे तो क्वेश्चन ही कम बन रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से पढ़ने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है वो बिहार से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया, जटजाटिन, झिझिया, ये तीनों है कालबेलिया। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। अब जो बच्चा राजस्थान का था और ये एग्जाम दे रहा था उसने फटाक से क्वेश्चन किया, उसका सही हो गया, क्योंकि उसे पता है कि कालबेलिया है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके साथ ही जब मैं आपके बिहार की और बात करूं तो बिहार के और जो भी नृत्य हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे जाट जटिन हो गया, उसके साथ ही एक होता है झुमरी, एक आता है झुमरी, एक आता है का झिझिया। ठीक है, उसके अलावा कजरी, उसके अलावा कजरी, उसके अलावा पाइका। तो ये सारे क्या है? और एक विदेशिया, ये सारे के सारे है वो बिहार के लोक नृत्य है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के। राजस्थान के सबसे पहले हमने कालबेलिया देख लिया, उसके अलावा घूमर, घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया हो गया, भवई हो गया, गेर हो गया, गेर नृत्य जो कि होली पे किया जाता है। उसके अलावा कठपुतली, कठपुतली, तो ये आप लोक नृत्य भी आप ध्यान रखना, ये राजस्थान के है। उसी प्रकार आपको और भी जो भी आपके स्टेट है उनके भी आपको याद होने चाहिए लोक नृत्य, तो उससे हमारा एक क्वेश्चन जरूर है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अलवर राजस्थान के मेयो समुदाय द्वारा, यानी अलवर में जो कि राजस्थान में है उसमें जो मेयो समुदाय है उनके लोक गीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा जो संगीत वाद्य यंत्र है उसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है अलगोजा का। किसका? अलगोजा का। तो ये कहाँ के? अलवर के बारे में पूछा है, और अलवर में क्या है? मेयो समुदाय उनके द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अब आपने देखा कि आपके जो लोक नृत्य है, लोक वाद्य यंत्र है, उससे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप देख लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। राजमनार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर तो हमें दिख ही रहा है, कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें और क्या देखना है? जैसे समिति आ गई तो इसका हमें बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करना होता है। राजमनार समिति आ गई, सबसे पहले देखते हैं स्थापना कब हुई। स्थापना की बात आई 1969 में हुई। फिर इसमें देखते हैं कि ये कहाँ से संबंधित है या कहाँ की है। तो ये जो तमिलनाडु की उस टाइम जो तत्कालीन सरकार थी, कौन सी थी? तत्कालीन सरकार। और उस टाइम तत्कालीन सरकार 1969 में कौन सी थी? डीएमके थी। कौन सी थी? डीएमके सरकार। डीएमके सरकार के द्वारा जो आपके डॉक्टर पीवी मन्नार थे, डॉक्टर पीवी राम मन्नार, पीवी रामनार, ठीक है, उनके द्वारा है इसकी अध्यक्षता में, पीवी राम मन्नार की अध्यक्षता में है वो राज मन्नार समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तमिलनाडु से संबंधित हो गया। आप व्यक्ति का नाम याद रख सकते हो, कब इसकी स्थापना हुई ये आप याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई?
इस क्वेश्चन में राइट आंसर तो हमें पता चल गया, ऑप्शन थर्ड, जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन, ये है किसके द्वारा, भारतीय लेखिका दीपा अनापरा के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही आप याद रखना कि जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो हिस्ट्री की बुक्स होती है, यानी आपके पहले की जो बुक होती है वो हमें याद रखनी है। अभी जो बुक है वो चर्चा में है वो याद, यानी करंट अफेयर्स में जिन बुकों का चर्चा होती है वो भी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है इनसे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण, ये तो करंट से संबंधित आ गया। एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ, यानी हमें बताना है कि जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, ये इन दोनों का पंजाब पीएनबी में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2020 में। 1 अप्रैल 2020 में हुआ था। इसमें आपसे राष्ट्रीयकरण के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एसबीआई की स्थापना कब हुई। आपसे आरबीआई के बारे में पूछ सकते हैं, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, कौन सी समिति के द्वारा हुई थी, कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, अनुच्छेद 7 है वो प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। और आपके अगर पूछ ले कि नागरिकता है वो कौन से भाग में दी गई है, तो भाग सेकंड में है वो नागरिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो तो आ जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध में कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एक फेमस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब आपके 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी को याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगले पे बढ़ते हैं, अगला है प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। अब देखिए जो आपकी बुक्स थी उससे दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे टॉपिक जैसे बुक्स हो गई, लोक नृत्य, लोक वाद्य हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप खुद देख रहे हो। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट है आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन टू, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब हम लोक सेवा आयोग है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है पहले देखते हैं कि इसका कितने, जो इसका जिक्र है वो किस अनुच्छेद में होता है। तो संघ लोक आयोग से संबंधित अनुच्छेद होते हैं 315 से 323, पहली चीज। दूसरी में याद करना है कि गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, गठन 315 के तहत, 315 के तहत। इसके अलावा और क्या देखना है कि जो सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की जो नियुक्ति और जो इनकी पदावधि वो कौन से किसमें है, कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आपके 316 में है। अब हमसे क्या पूछा है, कार्यकाल पूछा है। तो कार्यकाल है वो कौन से अनुच्छेद में है, कार्यकाल है वो 316 एक में है। किस में है, 316 एक में है। अगर आपसे पूछ ले कि इनको हटाना या इनका निलंबन ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये कौन से में है, 317 में है। 317 में है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको इस प्रकार है वो क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं जो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी इसके साथ साथ मैं आपको इसका पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम करके बताऊंगी ताकि आपको इसका अच्छे से फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आपको इसके कितने जो भी 22 भाग है वो अच्छे से याद होने चाहिए, कौन सा किस चीज से संबंधित है, जिसमें इन्होंने बोला है कि निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो ये कौन सा है आपका भाग जो 16 है। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड है, भाग 16। ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देता है, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में
संबंधित ये विशेष प्रावधान देता है। अगर इसमें आपसे अनुच्छेद पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद से है, तो ये आपके 330 से 342, 330 से 342 ये अनुच्छेद भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। संगुटी कास्म यानी कांगले मेरिट स्वर्ण अयस्क में प्राग कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है, यानी कितने किलो में? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टन सेल में। प्रति टन सेल में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें तुक्का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमें पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। अगला क्वेश्चन, मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है अंटार्कटिक महासागर के। किसके? अंटार्कटिक महासागर के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पीएसडी बैंक नॉर ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? हमें क्वेश्चन नहीं याद करना, करंट अफेयर का है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो टूर्नामेंट हो रही हैं उनका, और हमें करंट अफेयर्स में जो भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ती है, हमारा अगला क्वेश्चन, आईएफएससी कोड कितने अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो कि विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है? तो हमें आईएफएससी कोड पूछा है, कितने अंकों का होता है? ये होता है ऑप्शन फोर्थ है 11 अंकों का। अब इसमें ये पूछ लेना कि 11 अंकों का होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईएफएससी कोड जो कि 11 अंकों का होता है, वो संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है, वो किसी बैंक की शाखा है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि वो किस चीज को चिन्हित करता है, तो ऑप्शन में होता कि किसी बैंक की शाखा को। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? किससे? शपथ या प्रतिज्ञा से। तो मैं आपको ये सारे के सारे जो राष्ट्रपति से संबंधित है एक बार अच्छे से जल्दी से रिकॉल करवा देती हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है 52वां अनुच्छेद। 52वां अनुच्छेद जिसमें बोला गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, यानी क्या बोला जाता है कि भारत का राष्ट्रपति 52 में, ठीक है। फिर 53 में बात करें, 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, तो संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका उसके बाद आता है हमारा 54 में दिया होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, यानी निर्वाचन। आप इनको अच्छे से एक जगह नोट डाउन कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफी बार पूछा। आप शपथ पूछा है, क्या पता अगले में निर्वाचन पूछ ले। फिर उसके बाद आता है 55 में क्या चीज है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उस निर्वाचन की रीति है। इसमें क्या है? 55 में निर्वाचन की रीति। 55 के बाद हम बात करें अगले की, तो आगे आपका अगला आता है 58। 58 में क्या है? आपकी अर्हताएं हैं। 58 में क्या है? अर्हताएं, राष्ट्रपति की अर्हताएं। फिर आते हैं 59। 59 की बात करें तो 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 55 हो गया। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में रीति। अगर इसके अलावा हम बात करें 56 की, तो उसमें क्या है? उसमें है पदावधि। उसमें क्या है? पदावधि। फिर 57 रह गया हमारा 57। तो 57 में क्या चीजें हैं? 57 में है जो पुनर्निर्वाचन होता है उसकी पात्रता, राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 58 में अर्हताएं, 59 में शर्तें। 60 में आती है शपथ। 60 में क्या आती है? शपथ। तो ये इसमें देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 60 में शपथ आ गई। 69 में आती है उपराष्ट्रपति की शपथ। 60 के अलावा 61 में क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति पर है, महाभियोग किसमें है? 61 में है। उसके बाद में अगर हम 62 की बात करें, उसके बाद में किसकी? 62 की। तो 62 में क्या है? जो राष्ट्रपति के पद जब रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो निर्वाचन का समय होता है, निर्वाचन का समय वो इसमें 62 में दिया जाता है। निर्वाचन का समय है वो 62 में दिया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ उपराष्ट्रपति का। अब हमने राष्ट्रपति का कर लिया, उपराष्ट्रपति का। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। उपराष्ट्रपति की बात करें
तो 63 में आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। फिर आपके 63 के बाद आता है 64, यानी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ये किस में आता है? आपके 64 में। 65 की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो शक्तियां या उसका कार्य होता है वो आता है 65 में। उसके बाद आता है 66, 66 में आता है वो जो उपराष्ट्रपति होता है उनका निर्वाचन। फिर 67 में आता है उनकी पदावधि, 67 में क्या आती है? उनकी पदावधि। फिर 68 में क्या आता है? 68 में वही जो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर जो निर्वाचन का समय होता है, उसी हिसाब से उपराष्ट्रपति का जब पद है वो रिक्त हो जाता है तो उनके निर्वाचन का जो समय है वो आता है 68 में। और फिर आता है 69, 69 में क्या आता है? इसकी शपथ आती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी, अच्छे से आप इनको अच्छे से याद कर लेना। राइट आंसर इसमें बता ही दिया कौन सा होगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। आगे हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी ईएफटी प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा है वो की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेरा समिति। कब? 1995 की, सेरा समिति 1995। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। राइट आंसर ऑप्शन 2, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जितने भी संवैधानिक निकाय है, विधिक निकाय है, तो वो सारे आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे का साथ इसका स्वागत किया गया था, यानी किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गो बैक साइमन, साइमन वापस से जाओ। साइमन कमीशन से कितनी चीज याद होनी चाहिए कि साइमन कमीशन है वो क्या था? इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था वो तो हुआ था 8 नवंबर 1927 में। ठीक है। ये क्या था? ये जो 7 ब्रिटिश सांसद थे, 7 ब्रिटिश सांसद थे, उन सांसदों का समूह था, सांसदों का समूह था। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे, एक भी इसमें है वो भारतीय नहीं था। आपसे पूछा जा सकता है भारत कब आया? भारत में आया था 1928 में। भारत आया था ये 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को। तो ये चीजें आप याद रखना। इसको किससे स्वागत किया गया था? इसके लिए नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी है वो भारतीय नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पुनर्अनुमान है वो किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4, केंद्रीय जल आयोग, क्योंकि बाढ़ का काम किससे है? जल आयोग से, और ये क्या है? केंद्रीय जल आयोग से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में रॉकेट मार्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट, यानी ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर का आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है। एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, बिल्कुल सही। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, बिल्कुल सही। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है, बिल्कुल सही। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल 3:2 का मिश्रण होता है, ये गल दे दिया। कमेंट करके बताना कि इसका जो अनुपात होता है वो बिल्कुल सही कौन सा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो उन्होंने कब की थी? उन्होंने की थी आपके 1923 में, 1923 में।
अगर आपको पूरा अच्छे से पूछ ले तो आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी 1923 में किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कालीबंगन बालाथल दोनों के दोनों राजस्थान में है। तो इस प्रकार राइट आंसर तो ऑप्शन फोर्थ हो गया। आपसे राखी गढ़ी, धोलावीरा इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से स्थान है, वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 पाउंड लगभग कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन 2, 453.59 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन फिर आपके करंट अफेयर के आया है, इसमें लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो 2023 में जो भी पुरस्कार मिले हैं, सारे के सारे अवार्ड आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल है जो भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट है टोपरा। टोपरा है वो एक तो मौर्यकालीन स्थल है, दूसरा के भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में स्थित है, दिल्ली टोपरा। ठीक है, अगला, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट एक दिवसीय तथा T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरों की तारीखों की घोषणा की है? तो ये भी आपका क्या है, करंट का क्वेश्चन है। अगला, कौन सी नदी माही नदी एक सहायक नदी नहीं है? माही की कौन सी एक नदी है जो सहायक नहीं है? इस क्वेश्चन पर आंसर करने से ज्यादा एक चीज का आपको ध्यान देना है, वो क्या? अब माही नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मारना चाहिए। राजस्थान का बच्चा इसको आसानी से कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कोई और दूसरे एग्जाम में है वो कोई कर्नाटका की नदी पूछ ले, तमिलनाडु की पूछ ले, केरल की पूछ ले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पूछ ले। तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सही पता हो तभी आपको करना चाहिए, इसमें तुक्का नहीं लगाना, फिर आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, अब इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, सोम भी है, जाखम भी है, अनास भी है, तेंदोनी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। माही नदियों की सहायक नदियों की बात करें तो आपको लिखवा देती हूँ, सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, मोरेन और इरू, मोरेन और इरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। तो इनके उपनाम और इनके क्या क्या नाम थे ये भी आपको याद होने चाहिए। और ऐसे जो आपको अगर सही से याद नहीं होते तो जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको नोट डाउन करने चाहिए। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो उन्होंने किया था हिरण्यगर्भ। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व है जो हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। बाकी देखे, दिवाली कार्तिक में, होली फाल्गुन में, मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? ये पौष माह में मनाया जाता है, पौष माह है। और पौष माह की बात करें तो ये लगभग 14 या 15 जनवरी को, 14 या 15 जनवरी को। अब हम हिंदू पर्व जो हिंदू कैलेंडर है उसके भाद्र माह की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो और मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ साथ और कौन से, जैसे गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हो गया। उसके साथ साथ ही जो कृष्ण जन्माष्टमी है जो कि आपके ऑप्शन में दी गई है वो भी बनाई जाती है। इसके साथ साथ ही आपका जो हरतालिका तीज है, हरतालिका तीज वो भी किसमें बनाई जाती है? भाद्रपद माह में बनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब में नहीं है। ये गुजरात से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से हरियाणा, ठीक है, और ये दिल्ली तक जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला,
और जीके का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। जो अतालता जो रोग है, अतालता रोग है, वो हृदय स्पंदन दर से संबंधित है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है आपके आती है रीजनिंग। तो आप रीजनिंग और मैथ को करके अपना देखना। आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे ये पासे वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने आते हो। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ। इसमें पूछा है, एक पासे की चार भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर बी वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा, यानी बी का विपरीत पूछा है। इन दोनों में देखते हैं, इसमें डी डी और बी भी सेम है, ठीक है। तो यानी अफ है वो सी का विपरीत है और सी का अफ विपरीत है। इसमें देखते हैं दोनों क्या है, डी डी दिए हुए और सी सी दिए गए, यानी बी का विपरीत कौन सा है, ई है। हमें क्या पूछा है, बी का ही पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन टू ई आ जाएगा। इस प्रकार आप इनको करके देखना। कोई भी चीज समझ में नहीं आती आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये आपकी रीजनिंग आ रही है। फिर उसके बाद में आपका मैथ आएगा। रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बताया था। मैथ के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपके लास्ट में आते हैं कौन से, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो चलिए हम यहाँ से हम कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट डी, कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें किया जाता है सेल का प्रयोग, सेल का। राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? यानी इसने बात की मर्जिंग की, बात किसकी की है, मर्ज करने की। तो राइट आंसर ऑप्शन टू, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। पहले तो इसने मर्ज की कहती तो मर्ज आ गया, साथ में एंड क्या बोला इसने, कंटेंट केंद्र में, यानी कोई भी चीज इसको केंद्र में लाना है तो सेंटर की बात की गई है। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और उसका प्रयोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टेब स्टॉप सेट करने के लिए किया जाता है? तो वो रूरल बार होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू, रूरल बार। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग यानी सम, काउंट और उसका एवरेज जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित करती है? तो ये जो स्टेटस बार होती है उस पर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प ने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो नहीं आता? जब प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो उसमें फॉर्मेट पेंटर का जो आता है वो नहीं आता, उसमें जूम का आता है, ऑप्शन का आता है, ओरिएंटेशन का आता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं आता। अगर आपको कंप्यूटर है वो और भी अच्छे से इसको प्रैक्टिकली रूप में करना है तो हमारी इसी चैनल पे अलग से क्लास लगती है कंप्यूटर की, जिसमें मैं आपको ये जो आपका जितना भी है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है सारा का सारा करवा रही हूँ। साथ में वो मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के लिए भी करवा रही हूँ, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है इनका। तो मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यू क्लासेस ले रखी हूँ। क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकली करके मैं पूरे पीसी पे दिखा रही हूँ कि कौन सी ऑप्शन में क्या चीजें हैं। अगर आपको वो क्लास अच्छी लगी तो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपके सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? यूआरएल, यूआरएल एक टूल नहीं है। इसके अलावा सर्च एल्गोरिदम, क्रोलर और इंडेक्सर, ये तीनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी के सिलेक्शन से सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? राइट आंसर क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप, आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रेस का।
तो राइट आंसर ऑप्शन 2, ट्रेस होल्डर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा एमएस एक्सेल 7 है उसमें कई लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे नोट आपका आता है, एंड आता है, नेंड आता है, ये सारी चीजें आती है। तो इसमें पूछा है ट्रू के रूप में परिणाम देता है, वो एंड देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। ये मैंने 50 जीके के क्वेश्चन प्लस आपको 10 है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग की इसी पीडीएफ में है, तो ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगी, तो आप वहां से मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार 2020 में हुए सारे के सारे मैं आपको जो पेपर है जितने शिफ्ट में हुए सारे मैं 14 नवंबर से पहले करवा दूंगी। और जो बच्चे जिनका एग्जाम है वो 14 नवंबर के बाद, यानी जिन किसी का 20 नवंबर, किसी का दिसंबर में भी होगा, तो उनके लिए है वो जितने भी और आपके जो दिल्ली एसआई के एग्जाम हो गए, एसएससी के और एग्जाम हो गए जो भी ऑनलाइन होते हैं, वो सारे के सारे में ये क्लास है आपके जब तक एग्जाम कंप्लीट होंगे तब तक करवाऊंगी, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।